Hello candidates, my name is Wali and an English trainer. Guys, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है टेंस। टेंस का ये तीसरा पार्ट है and I'm trying my best to give you clarity over tense. Why? Because tense has been always confusing and terrible for people. Why? Because its concept is not cleared by them. They don't get the right faculty. That's why this always creates problem for English learners. इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि इसका जो लॉजिक है वो पूरा आपको डिटेल से दूं, ताकि आप जब इसको पढ़ें तो पूरा समझ में आ जाए। मेरा मकसद यही है। मैं चाहता हूं कि टेंस है क्या, टेंस किसको कहते हैं, टेंस में किस तरह का सेंटेंस आता है। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने दे भी चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, आप जा करके देख भी सकते हैं। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये हेक्टिक नहीं है वास्तव में। अगर आप इसको डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है, जानने की कोशिश करते हैं, तो हर चीज के पीछे लॉजिक है। लेकिन हम लोग इसी तरीके से कैसे पढ़ते आए हैं। प्रेजेंट एंड टेंस का पहले देखते हैं। टेंस का मतलब काल होता है। टेंस जो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस 4 टेंस उसका जो है ना ब्रांचेस है। पास्ट टेंस का 4 ब्रांचेस और फ्यूचर का 4 ब्रांचेस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं, उसका फिर पहचान पढ़ते हैं, डू डज लगाया जाता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, बस हो गया। इस तरह से पढ़े हैं। और वैसे पढ़ना और रटना और याद करने का हमें उस पर बिलीव नहीं होता, और वैसा पढ़ाने के लिए हमें वीडियो 5-10 मिनट का बनाना पड़ेगा, जिससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। इंग्लिश लर्नर्स, this is suggestion for you. Never find shortcut in terms of learning any language I'm talking about. Language, to learn language is not an easy task. But yes, if you work over it, right, deeply, then to be easy for you. मैं वही कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को समझाने का कि टेंस समझिए, ये समझने का है। जब मैं एक्सप्लेन करता हूं तो कुछ कुछ चीजें मेरे से छूट भी जाता है, क्योंकि हमें कुछ याद नहीं होता है, कुछ याद मुझे नहीं रहता है, ठीक है। तो उसको मैं चाहता हूं दूसरे वीडियो में कवर करने के लिए। और मैंने कैसे पढ़ाया है लास्ट और उसके पहले, ये भी मुझे याद नहीं। अगर ये याद करने का चीज होता टेंस, तो मैं इंग्लिश नहीं सीख पाता। अगर रटने और याद करने का चीज होता तो मेरे को ये नहीं होता और मैं इंग्लिश नहीं सीख पाता यार। क्योंकि मेरे से कुछ भी याद नहीं होता, ना मैं कुछ रट पाता हूं। आई थिंक इन दिस एंटायर यूनिवर्स आई टेक माई सेल्फ द ग्रेटेस्ट फॉरगेटफुल गाय। सबसे बड़ा भुलक्कड़ मैं अपने खुद को मानता हूं। और अगर रटने का ही होता, याद करने का होता, तो ये मेरे लिए इम्पॉसिबल होता इंग्लिश सीखना। और मैं इंग्लिश सीख करके कई 100 से ऊपर इंग्लिश सीखने वालों को मैंने सिखा करके निकाल दिया है। मोर देन 100 स्टूडेंट्स emanated from my coaching center being English speaker. तो आप वीडियो का लेंथ देख करके ना घबराएं कि बहुत लंबा वीडियो है, ठीक है। अगर आपको सीखना है तो मेरे साथ लाइन में बने रहना पड़ेगा।
आपको मैं इंग्लिश सिखा दूंगा और जितना भी डाउट है आपका डाउट भी मैं क्लियर कर दूंगा। और अगर कोई आपको कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, देन ड्रॉप दोज डाउट्स। देयर इज कमेंट सेक्शन, व्हाई डोंट यू ड्रॉप देयर क्वेश्चंस? The problem is with you. Don't take any initiative. Take initiative if you want to achieve anything. ठीक है, आइए तो हम लोग देखते हैं टेंस का ये पार्ट 3 है। लेकिन चलने से आगे पहले मेरे आपसे हमेशा जैसे रिक्वेस्ट करता आया हूं कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरा वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं और इस वीडियो को शेयर करते रहे, जिससे औरों का भी फायदा हो, सभी का फायदा हो। लाइक भी कर दें, कमेंट भी डाल दें, कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी ड्रॉप करें। आई विल आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। नाउ कम टू द पॉइंट। टॉपिक इज टेंस। टेंस को हिंदी में बोला जाता है, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट 2 वीडियोस, टेंस को हिंदी में बोला जाता है काल। अच्छा, टेंस कहां से निकला? टेंस का डेरिवेशन कैसे हुआ? इसका ओरिजिनेशन कहां से हुआ? हम इतना तो जानते हैं कि टेंस प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। प्रेजेंट में 4 ब्रांचेस होते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 तरह का होता है, पास्ट भी 4 तरह का होता है, फ्यूचर भी 4 तरह का होता है। 4, 8, 12 टेंसेस होते हैं, होता है ना? 12 टेंस होता है। तो ये 12 में ये 10 का मतलब होता है 10 और सेकंड का मतलब होता है 2। 10 हुआ, ये 10 मीन्स 10 और एसी से हुआ सेकंड मतलब 2, ये 2, ये 12 टेंस होता है। इस तरह से अंग्रेजों ने इस टेंस का डेरिवेशन किया है। ठीक है, और मैं इसका इस टेंस का डेफिनेशन मैंने लास्ट 2 वीडियो में मैंने दिया है आपको कि टेंस कई तरीके से इसका हम डेफिनेशन दिया है। टाइम ऑफ एक्शन, देखिए टाइम किसको बोलते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, और यहां पर है टाइम ऑफ एक्शन। एक्शन मीन्स वर्ब, क्रिया। तो कोई भी क्रिया का एक टाइम होता है। कोई इंसान कोई काम करता है, कोई इंसान कोई काम करेगा, काम मीन्स एक्शन, तो उस एक्शन का एक टाइम होता है। तो ये एक्शन बताता है, ये एक्शन वो वर्ब बताता है कि कौन सा टाइम में कौन सा काम हुआ। अगर एक्शन मीन्स वर्ब का फॉर्म, एक्शन मीन्स वर्ब का फॉर्म्स। तो अगर वर्ब का पहला फॉर्म हो तो प्रेजेंट टाइम बताता है। वर्ब का एक्शन का दूसरा वर्ड यानी वर्ब का दूसरा फॉर्म हो तो पास्ट टाइम बताता है। ठीक है, और अगर नीचे जाए गहराई में चाहिएगा तो अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म देखें तो परफेक्ट बताता है। और अगर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसको फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या बताता? ऑन गोइंग, प्रोग्रेस, कोई काम जारी है। तो क्या बताता है वो चीज? यही एक्शन वर्ड बताता है कि इस एक्शन से पता चलता है कि कौन सा काम किस समय हुआ है। ठीक है, आज का टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया जनरली। बाबू को बाहर ले जाइए ना, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। बाबू को बाहर ले जाइए, यहां से बाहर ले जाइए, जाओ बेटे।
I'm so sorry guys for your inconvenience. आज हम लोग जो देखेंगे टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब का कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और कहां पर किया जाता है। टेंस में 3 तरह का हेल्पिंग वर्ब होता है। 3 तरह का हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। पहला डू, दूसरा बी, तीसरा होता है हैव। इंडेफिनिट मैंने इसको बताया भी है कि इंडेफिनिट किसको कहते हैं। लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया है, एक मर्तबा और देख लेते हैं। जो डेफिनिट नहीं होता है उसे हम इंडेफिनिट बोलते हैं। तो प्रेजेंट, कोई बोलता है प्रेजेंट सिंपल, कोई बोलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए अलग अलग ग्रामेरियन अलग अलग टर्म दे देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ये ग्रामेरियन पर डिपेंड करता है। कोई इंडेफिनिट बोलते हैं, कोई सिंपल बोलते हैं। पहले के जमाने में ज्यादातर जो है इंडेफिनिट बोला जाता था, लेकिन आज के दौर में लोग ज्यादातर मोस्टली इसको सिंपल बोलते हैं। मीनिंग दोनों का एक ही है, जो डेफिनेट नहीं हो। जैसे कुछ भी, जैसे मैं बोलूं मैं जाता हूं, कब जाता हूं ये नहीं है, जाता हूं पर कोई जरूरी नहीं कि मैं जाऊंगा ही। सर्टेन जिसमें ना हो उसको, जिसमें निश्चित ना हो उसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट। और भी लोग कहते हैं कि सर मैं सुबह 7 बजे जाता हूं, या मैं 7 बजे जाता हूं। आई गो 7 o'clock, या आई गो एट 7 o'clock। इसमें तो सर्टेन है। सर्टेन कैसे है? मैं 7 बजे जाता हूं। 7 बजे का मतलब यह हुआ कि ना 1 सेकेंड पहले ना 1 सेकेंड बाद। तो डेफिनिट कहां से हुआ, है ना? ऐसा थोड़े है कि उसमें एकदम पक्का 7 बजे। सर्टेन 7 o'clock का मतलब ये हुआ कि एकदम 7 बजे, ना 1 सेकेंड पहले ना 1 सेकेंड बाद। तो इसको कोई फिलअप नहीं कर सकता, इसको कोई कंप्लीट नहीं कर सकता, है ना? इसको कोई कवर नहीं कर सकता है। पक्का, इसमें पक्का नहीं हो सकता। जो चीज पक्का नहीं है उसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट टेंस। ठीक है? इंडेफिनिट टेंस में जो हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और डू का इस्तेमाल किया जाता है। इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वो डू है। तो तीनों में इंडेफिनिट होता है। पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक, आइए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये डू जो है, डू ये वर्ब का पहला फॉर्म है। डू का दूसरा फॉर्म होता है, डू का दूसरा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म ऑफ डू, डिड। सेकेंड फॉर्म ऑफ डू इज डिड। ये मेन वर्ब भी है, ये मेन वर्ब भी है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में का जो सिस्टम होता है, फॉर्मुलेशन जो होता है, प्रेजेंट सिंपल का मैं बता रहा हूं आपको, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, और कुछ है लास्ट में जिसको ऑब्जेक्ट अदर बोल सकते हैं आप। ये प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मुलेशन है, फॉर्मेशन है। इसी पर प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। तो देखिए इसको मैं बनाता हूं यहां पर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक मैं वाक्य लेता हूं और इस पर बनाता हूं कि आप काम करते हैं, आप काम करते हैं। जानने की कोशिश कीजिएगा। आप काम करते हैं, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने लिया है।
फॉर्मेशन। इसी फॉर्मेशन पर जो है ना, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। और मैं आपको पहले ही बता दिया है कि टेंस में जो सेंटेंसेस आता है या रहता है, वो सब्जेक्ट कोई काम करता है या किया है या कर रहा है या कर चुका है या करेगा। सब्जेक्ट जो काम करता है, किया है, करेगा, कर चुका है, करता रहेगा या कर रहा था, इसको बताने के लिए हम टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो टेंस में जो सब्जेक्ट का जो रोल होता है, ये काम करता है। कौन सा काम को? इस वाले काम को करता है। सब्जेक्ट इस काम को करता है। सब्जेक्ट इस काम को करता है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या, कौन हिंदी वाक्य में देखिए, आप काम करते हैं, तो हिंदी में कौन सा इसमें है जो काम कर रहा है? आप। तो ये आप क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमें मिला। अब उसके बाद सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ये आप काम करते हैं, तो काम करने का जो अंग्रेजी वर्ड होता है वो होता है वर्क। वर्क का मतलब ही होता है काम करना। ये एक्शन वर्ड भी है, ये नाउन भी है, लेकिन वर्क का मतलब ही होता है काम करना। आप काम करते हैं। इसको बनाने का फॉर्मेशन ये है। फॉर्मेशन का था सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? जिसके बारे में बात किया जाए। काम करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं। टेंस में जो सब्जेक्ट होता है, काम करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं। तो काम इसमें कौन कर रहा है? ये सब्जेक्ट कर रहा है, ये आप। ये क्या काम कर रहा है? काम, ये वाला काम है ये। तो इसको बनाने का फॉर्मेशन ये है। फॉर्मेशन का था सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ढूंढ लिया इसमें से हम लोगों ने। उसके बाद वर्ब आना चाहिए, एक्शन वर्ड। और एक्शन वर्ड इसमें क्या है? एक्शन वर्ड ढूंढेंगे इसमें काम करना। वर्ब का पहला फॉर्म का ये भी मतलब क्या? एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड का मतलब क्या? काम, क्रिया, कार्य। तो ये काम यही है, काम करना। यू वर्क, आप काम करते हैं। ठीक। अगर हम इस तरह से दे कि वह आप करते हैं, ये भी एक एक्शन हो गया, ये भी एक सेंटेंस है। प्रेजेंट सिंपल का ये भी एक सेंटेंस, एक वाक्य है। आप काम करते हैं, ये भी एक वाक्य है, और ये वाक्य प्रेजेंट सिंपल का ही है। प्रेजेंट सिंपल में किस तरह का वाक्य आता है? प्रेजेंट सिंपल में कोई भी काम का बार बार होना, वर्तमान में कोई भी काम का बार बार होना, या नहीं तो फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी भी काम को करने का आदत। किसी भी काम को करने का आदत मतलब कल भी वो काम करता था, आज भी करता है, तब हम उसको बोलते हैं। जैसे वह स्कूल जाता है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, एक हैबिट है। किसी भी काम को करने का आदत या कोई काम एक इंसान के द्वारा जब बार बार होता है, कोई भी काम जब कोई एक काम कोई एक पार्टिकुलर इंसान के द्वारा बार बार होता है, एक पार्टिकुलर काम है, एक्शन है, और कोई एक खास इंसान उसी एक काम को जब बार बार करता है ना, तो ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। जो सर्टेन नहीं होता, जो निश्चित नहीं होता, जो इंडेफिनिट होता है। ठीक है। तो आप करते हैं, कब करते हैं और करता है कि नहीं करता है, कोई अता पता नहीं है। ठीक। तो आप करते हैं को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? आप करते हैं, कौन करता है? आप। तो करने वाला ही टेंस में सब्जेक्ट कहलाता है। करने वाला ही टेंस में सब्जेक्ट कहलाता है। तो आप यहां पर हो गया यू। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब। वर्ब यहां पर क्या, करना का अंग्रेजी वर्ड क्या होता है? डू। आप करते हैं, आप करते हैं, आप करते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट सिंपल का ये सेंटेंस है। और यही डू जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल में हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। कब? देखिए,
ये तो आपका पॉजिटिव फॉर्मेशन है, पॉजिटिव वाक्य आप करते हैं। अगर यहां पर मैं ऐसे करता हूं, इसका निगेटिव मैं बनाता हूं, आप नहीं करते हैं, आप नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इन टेंस। आप नहीं करते हैं, इसी का ये निगेटिव वाक्य है, और इसको बनाने का जो फॉर्मेशन होता है, सब्जेक्ट यहां पर डू नॉट लगाते हैं प्लस एक्शन वर्ड पहला फॉर्म। मैं आपको आज ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डू, बी और है ये हेल्पिंग वर्ब है, और टेंस में कब कैसे काम करता है ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपका टेंस आसान हो जाएगा। यहां पर देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं डोंट। डू नॉट को शॉर्ट में बोला जाता है डोंट। उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, ये वर्ब का पहला फॉर्म, ये एक्शन वर्ड है। चलिए बनाते हैं। तो अब यहां पर आप नहीं करते हैं, इसको बनाने का फॉर्मेशन ये है। फॉर्मेशन कहता है कि इसमें काम करने वाला कौन है व्यक्ति, क्या है सब्जेक्ट, इसमें काम करने वाला कोई ही सब्जेक्ट बोलते हैं, तो काम इसमें कौन कर रहा है, ये। और इसको क्या इंग्लिश में बोलेंगे, फिर आपको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, यू। ठीक है, आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू। अब उसके बाद आता है ये, यहां पर जो है डू नॉट, यू डू नॉट। अब यू डू नॉट, ये तो आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और करने का जो अंग्रेजी है यहां पर आएगा डू। यू डू नॉट डू। यहां पर ये जो डू आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद जो आता है ना, अगर दो वर्ब है सेंटेंस में, जब दो वर्ब आता है तो सब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही मेन वर्ब होता है। ये आपका बेस, ये आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब, और ये जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आप यहां पर यू डू ये पॉजिटिव सेंटेंस में आपने ऐसा इसको क्यों नहीं लगाया। जब निगेटिव में ये आता है, निगेटिव से प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में का जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, सकारात्मक जो वाक्य होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल या पास्ट सिंपल में पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता, निगेटिव से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? अब इसको अगर हम लोग ये प्रेजेंट, अगर आप कहते हैं कि सर इसको पॉजिटिव सेंटेंस में ये क्यों नहीं हेल्पिंग वर्ब आया, तो मैं आपको बता दूं कि डू का मतलब जो है ना, एक मीनिंग और इसका एक और अलग फंक्शन है। एक तो ये मेन वर्ब के रूप में काम करता है, यहां पर ये मेन वर्ब है, यू डू आप मेन वर्ब है, यहां पर भी ये वाला मेन वर्ब है, यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर यहां पर वर्ब का पहला फॉर्म के पहले अगर डू का इस्तेमाल आप करते हैं ना, अगर वर्ब का पहला फॉर्म के पहले अगर डू का इस्तेमाल करते हैं बिना नोट का, तो फिर उसका जो मीनिंग जो निकल करके आता है वो जोर देने के लिए बोला जाता है। अगर ये बिना निगेटिव वर्ड का आता है डू नॉट, अगर बिना निगेटिव वर्ड का आता है, यानी केवल अगर डू आता है और डू के पहले पहला फॉर्म है, डू के पहले अगर पहला फॉर्म है, तो इस डू का जो मीनिंग निकल करके आता है वो एम्फेसाइज करने के लिए बोला जाता है। एम्फेसाइज का मतलब ये होता है किसी इंसान को कि कोई काम करने के लिए जब आप जोर दे करके बोलते हैं, एम्फेसाइज करके बोलते हैं, तो वहां पर डू का इस्तेमाल इंग्लिश में किया जाता है।
यहां पर यू डू, आप करते हो, आप करते ही हो। इस डू, यहां पर ये डू का जो मीनिंग है, ये डू का जो मीनिंग निकल करके आ रहा है यहां पर, ये एम्फेसाइज करने के लिए आ रहा है, एम्फेसाइज। और ये पहला फॉर्म ये भी है और ये भी पहला फॉर्म है। यहां पर डू का इस्तेमाल जो है ना, हम एम्फेसाइज करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, डू का इस्तेमाल एम्फेसाइज करने के लिए। लेकिन उसका मीनिंग कब निकलता है एम्फेसाइज, जोर देने के लिए, जब वर्ब का पहला फॉर्म के पहले जब ये डू होता है, तब वहां पर ये एम्फेसाइज यानी जोर दे करके बोलने का मीनिंग निकल करके आता है ये, ठीक। लेकिन अगर इस डू के साथ नोट आता है, डू के साथ अगर नोट आता है, तो जान लीजिए नोट जो है ना निगेटिव वर्ड, डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, डू जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, फिर वो जोर दे करके का जो मीनिंग निकल करके आता है वो नहीं आएगा, फिर वो हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन का काम करता है, ठीक है। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है ये हमें। और यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पर नोट है, यहां पर ये नोट है, समझने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर भी डू है, यहां पर भी डू है, ये वाला मेन वर्ब है और ये वाला हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि इस डू के साथ नोट आ गया। अगर इस नोट को हटा देते हैं तो ये भी डू और ये भी डू, फिर इस डू का मतलब जो है एम्फेसाइज करने का मीनिंग देता है ये, ठीक। ये तो हुआ है आपका इंडेफिनिट। अब इसी चीज को पास्ट में बनाना है, आप करते हैं, आपने किया, इसी चीज को हम पास्ट में अब लेते हैं, ये प्रेजेंट का हो गया, पास्ट में देखते हैं, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, देखिए कोई भी चीज पढ़िए समझ करके पढ़िए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। लाइफ भर पढ़ते रह जाएगा तो समझ में नहीं आएगा ये। बस आप मेरे साथ लाइन में बने रहो, देखो इंग्लिश में कितना आसान कर देता हूं आपको। ये तो आपका प्रेजेंट का हो गया। और डू पहला फॉर्म है, पहला फॉर्म हमेशा प्रेजेंट ही बताता है। डू पहला फॉर्म है, वर्ब का पहला फॉर्म प्रेजेंट इंडिकेट करता है, वर्ब का पहला फॉर्म प्रेजेंट बताता है। अब पास्ट कौन सा, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म पास्ट बताता है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो है ये पास्ट बताता है, और वर्ब का पहला फॉर्म प्रेजेंट बताता है। लेकिन सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होता है या मेन वर्ब होता है, वही टेंस बताता है कि कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। टाइम अगर आपको जानना है तो आपको पहला वाला फॉर्म जो है सब्जेक्ट के बाद आने वाला, ये जो पहला फॉर्म होता है ये प्रेजेंट टाइम बताता है, और ये वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होता है ये पास्ट बताता है। तो फ्यूचर क्या बताता है? फ्यूचर बताने वाला कौन सा वर्ड है? वो विल और शैल होता है, ठीक है। अब हम इस पास्ट इंडेफिनिट को देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस पहला या नहीं तो फिर पांचवा। पहला कौन सा होता है? ये, और पांचवा इसी में एस, ईएस और आईएस लगा देते हैं तो पांचवा फॉर्म कहलाता है। और पांचवा फॉर्म का इस्तेमाल जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब लगाते हैं, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब पहला फॉर्म लगाते हैं। मैंने एक आपको वीडियो बना करके डाला हुआ है यूट्यूब पर, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, आप उसको एक मर्तबा देख लीजिएगा तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ जो प्लूरल, ये जो फंडा है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो सब्जेक्ट के बाद पहला फॉर्म यानी प्रेजेंट का हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट भी होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में कुछ नहीं करेंगे, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि दूसरा फॉर्म का मतलब पास्ट और पहला फॉर्म का मतलब प्रेजेंट, ठीक है। तो यहां पर क्या भी हम लोगों ने क्या, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट में
सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला फॉर्म या नहीं तो फिर पांचवा फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। पास्ट में सब्जेक्ट के बाद दूसरा फॉर्म, इसमें एक ही फॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि पास्ट में सिंगुलर और प्लूरल का कोई भी चक्कर नहीं है। पास्ट में सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता, केवल पास्ट कंटिन्यूअस में ही। पास्ट कंटिन्यूअस में या पास्ट का जो सिंपल सेंटेंसेस है वहां पर हम लोग यूज करते हैं पास्ट में सिंगुलर और प्लूरल, और नहीं तो पास्ट में सिंगुलर और प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है। फ्यूचर में तो नामो निशान नहीं है। लेकिन प्रेजेंट का आप जिस तरह का भी सेंटेंस बनाइएगा उसमें सिंगुलर और प्लूरल जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैंने एक वीडियो डाल चुका हूं कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल, उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। खैर, अभी हम लोग यहां पर देखते हैं सब पास्ट में कौन सा वर्ब का फॉर्म पास्ट बताता है। तो सेकेंड फॉर्म जो है ये पास्ट बताता है। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट के बाद जो है डिड, जब यहां पर होता है वह करता है, वह करता है, ये प्रेजेंट का हुआ। तो पास्ट का, इसी का पास्ट क्या हुआ? वह किया, वह किया, वह किया। करता है प्रेजेंट में क्या चीज बताता है कि प्रेजेंट का वाक्य है। लास्ट में जो सहायक क्रिया होता है हु, है, था, थे, थी, गा, गे, गी, ये सारी चीज बताता है कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का। तो इंग्लिश में कौन सा ऐसा चीज है, इंग्लिश में क्या कौन सा वर्ड है जो आपको टाइम बताता है कि पास्ट का है या प्रेजेंट का है कि फ्यूचर का है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, या नहीं तो फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब भी बताता है इंग्लिश में, मेन वर्ब भी बताता है कि कौन सा टेंस का है। ठीक, तो आपको वह किया, किया पास्ट है कि नहीं? वह किया, वह किया या नहीं तो फिर वह किया था, एक ही चीज है। वह किया या वह किया था एक ही चीज है, या ठीक है। जो काम हो गया वो पास्ट में, पास्ट का वाक्य है। तो इसको बनाने का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट किसको बोलते हैं टेंस में? टेंस में सब्जेक्ट किसको बोला जाता है? काम करने वाला को। तो काम कौन कर रहा है इसमें? ये किया, तो वह का इंग्लिश क्या होता है? ही। अब यहां पर करना का अंग्रेजी क्या होता है? डू। लेकिन ये डू तो हम यहां पर नहीं लगा सकते। अगर यहां पर डू लगाते हैं तो ये तो प्रेजेंट का हो गया, ही डू। लेकिन ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ ये आना चाहिए, ही डज। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आने वाला वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। लेकिन ये पहला और पांचवा का इस्तेमाल प्रेजेंट में ही यूज करते हैं, ठीक है ना। इसको मैं कई बार बता चुका हूं आपको। तो यहां पर क्या यूज करेंगे? वह किया। तो डू का दूसरा फॉर्म कहां इस्तेमाल करते हैं? पास्ट में। तो ये पास्ट का वाक्य है, तो यहां पर करेंगे डू का दूसरा फॉर्म क्या होता है? डिड, ठीक है। तो यहां पर ये जो डिड है अभी, ये मेन वर्ब है। अभी ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। यहां पर मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है ये। अब देखिएगा यहां पर इसको हेल्पिंग वर्ब इसको हम बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब कब होगा? सो देखिए, वह किया, वह किया का जो निगेटिव वाक्य होता है क्या होता है? वह नहीं किया, वह नहीं किया, वह नहीं किया। ये इसी का निगेटिव है, ये इसी का निगेटिव है। वह नहीं किया, वह नहीं किया, इसी का ये निगेटिव है। इसको कैसे बनाएंगे? ही। अब इसमें जो है, जो जैसे मैंने बताया था वही इसमें जो है ना फंडा लागू होगा। यहां पर जो मैं क्या बोला, इंडेफिनिट में डू का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इंडेफिनिट में डू का इस्तेमाल किया जाता है एज ए हेल्पिंग वर्ब, लेकिन निगेटिव सेंटेंस से। तो ये तो प्रेजेंट, ये पहला फॉर्म हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव सेंटेंस से ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। अब यहां पर निगेटिव में यहां पर डिड आएगा। ही डिड नॉट डू। ये वाला जो डिड है ये पहला फॉर्म में आ गया। ये वाला डिड जो है दूसरा फॉर्म, ये दूसरा फॉर्म है डिड। यहां पर सब्जेक्ट के बाद जो आता है वही टेंस बताता है। सब्जेक्ट के बाद आने वाला जो वर्ब आता है,
सब्जेक्ट के बाद आने वाला जो वर्ब आता है वही टेंस बताता है। अब यहां पर ये जो है ये क्या बता रहा है, ही डिड, ये पास्ट भी बता रहा है ये, और ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर रहा है ये यहां पर ये जो है डिड, ये जो डिड है यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है ये, और ये डिड क्या बता रहा है, दूसरा फॉर्म है इसलिए पास्ट भी बता रहा है ये। तो यहां पर करना का अंग्रेजी वर्ड क्या होगा, यहां पर जो डिड है ये डिड, ये वाला डिड यहां पर पहला फॉर्म में आया हुआ है, यही ये डिड जो है ये पहला फॉर्म में आ गया ये सब्जेक्ट के बाद ये दो चीज बता रहा है यहां पे, सब्जेक्ट के बाद आया, एक तो बताया यहां पर क्या, एक एक्शन वर्ड बताया कि इसने किया, दूसरा चीज ये क्या बता रहा है ये कि पास्ट का है ये, दूसरा चीज क्या बता रहा है, पास्ट का है, और यहां पर ये जो डिड है ये पास्ट बता रहा है, और यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर रहा है, और ये वाला डिड जो है यहां पर डू में कन्वर्ट हो जाता है। ये जब बता ही दिया, ये जब बता रहा है कि मैं पास्ट हूं और मैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया हुआ हूं, इसको बोला, तो ये क्या करता, अपना पहला फॉर्म में आ जाता है, और ये यहां पर सब्जेक्ट के बाद यहां पर ये क्यों हुआ ये हेल्पिंग वर्ब, कैसे पता चलेगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसके साथ यहां पर नोट है, और नोट के साथ कौन आता है, नोट के साथ कौन आता है, हेल्पिंग वर्ब, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब है। और दूसरा फॉर्म है ये डू का ये दूसरा फॉर्म है, इसलिए ये पास्ट है, और ये डिड से ये डू में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि अब ये यहां पर डिड क्यों होगा, इससे तो पता चल ही जा रहा है कि पास्ट है, इससे तो क्लियर हो ही जाता है कि ये पास्ट है, और ये इसको भी हेल्प कर रहा है मेन वर्ब को, है ना, इस मेन वर्ब को ये हेल्प करता है। जब कोई काम हो और एक घर में, घर बड़ा सा हो, बच्चे काफी होते हैं, परिवार बड़ा हो और लेडीज अगर एक है ना, तो लेडीज जो है ना घर को थोड़ा मेंटेन करने में, सस्टेन करने में, हैंडल करने में दिक्कत होती है। तो क्या होता है कि उस घर के जो गार्जियन हैं एक अलग से मेड को रखते हैं, और मेड को क्यों रखा गया, मेड हेल्प करने के लिए, क्यों हेल्प करने के लिए, क्योंकि जो घर की जो मेन लेडी है वो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था हैंडल करने में सारा चीज, इसलिए एक हेल्प के लिए एक मेड को रखा गया। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर एक लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया है कि एक सेंटेंस में जब दो वर्ब हो, ये भी वर्ब है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद आने वाला ये हेल्पिंग वर्ब होता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आता है वह मेन वर्ब होता है। ठीक है, तो ये आपका हुआ डू एज हेल्पिंग वर्ब हम इंडेफिनिट टेंस में कैसे यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस, और कॉन्टिन्यूअस टेंस में जस्ट अ मोमेंट प्लीज, आप बाबू को बाहर कर दीजिए कुछ देर के लिए, आई एम सो सॉरी, जस्ट अ मोमेंट। ओके, आई एम बैक नाउ। ये तो हो गया है आपका पास्ट का चीज, और प्रेजेंट का कैसे यूज करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसका फ्यूचर भी एक मर्तबा देख लेते हैं, फ्यूचर में ये कैसे काम करता है। फ्यूचर इंडेफिनिट का कैसा वाक्य होता है ना, वह करेगा कब करेगा या नहीं करेगा कौन जानता है, डेफिनेट नहीं है इसलिए इसको इंडेफिनिट बोलते हैं। वह करेगा फ्यूचर का वाक्य है, बस हम एज्यूम करते हैं, फ्यूचर में हम एज्यूम करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं कि ऐसा होगा फ्यूचर में। ठीक है, तो वह करेगा, फ्यूचर का जो फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस, मैंने कई बार बोला है कि फ्यूचर कौन सा है, क्या चीज बताता है फ्यूचर का कि वो फ्यूचर का सेंटेंस है।
जस्ट अ मोमेंट प्लीज। आप बाहर चले जाइए बाबू के साथ रहेंगे, 10 मिनट में मेरा हो जाएगा। ओके, तो सब्जेक्ट के बाद जो आने वाला वर्ब होता है, मैं कई बार बोला हूं कि सब्जेक्ट के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वही टाइम को बताता है। तो ये विल और ये जो शैल होता है यही जो है टाइम बताता है, तो ये फ्यूचर का है। और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म रखेंगे, दूसरा फॉर्म यहां पर रखेंगे। क्यों रखेंगे दूसरा फॉर्म? दूसरा फॉर्म का मतलब पास्ट हो जाएगा, तीसरा फॉर्म रख नहीं सकते क्योंकि वो परफेक्ट कहलाएगा। यहां पर फोर्थ फॉर्म वर्ब में आईएनजी लगा नहीं सकते क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस होगा। तो कौन सा फॉर्म होगा? यहां पर बेस फॉर्म रखते हैं। बेस फॉर्म सभी जगह इस्तेमाल करते हैं, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी, वो हम बाद में बात करेंगे डिटेल में। तो ये फ्यूचर का ये जो है फॉर्मेशन है, वह करेगा। काम करने वाले को टेंस में सब्जेक्ट बोला जाता है, तो काम कौन कर रहा है? वह का अंग्रेजी क्या होता है? ही। और फ्यूचर का है तो फ्यूचर बताने के लिए विल का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट के साथ, कोई सा भी सब्जेक्ट के साथ आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, देयर इज नो कैच। अगर आपको शैल का इस्तेमाल करना ही है तो केवल और केवल आई और वी के साथ ही कीजिएगा। ओके, अब उसके बाद यहां पर करना का अंग्रेजी वर्ड क्या होता है? डू, ही विल डू। यहां पर हम दूसरा फॉर्म नहीं लगा सकते हैं डिड, ये तो तब लगाते हैं जब, ये दूसरा फॉर्म हम तब लगाते हैं जब पास्ट को बताना होता है तब, या कोई काम हो गया होता है तब, ठीक है। तो यहां पर कोई काम तो हुआ नहीं है, पास्ट का चीज है नहीं। तीसरा फॉर्म यहां पर डन लगा नहीं सकते, डन यहां पर हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि काम हुआ नहीं है, ठीक है। तो कौन सा और डूइंग लगा नहीं सकते, डूइंग कर नहीं सकते, ये कंटिन्यूअस बताता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? बेस फॉर्म को रखेंगे। मेन वर्ब का बेस फॉर्म, बेस फॉर्म किसको बोला जाता? वर्ब का पहला फॉर्म को बेस फॉर्म कहा जाता है। वर्ब का पहला फॉर्म को बेस फॉर्म कहा जाता है, और बेस फॉर्म को पास्ट में भी, प्रेजेंट और फ्यूचर में हम प्लेस करते हैं, और हम आगे बाद में बात करेंगे और सेंटेंस के हिसाब से और जो चीज हम पढ़ेंगे। तो ये फ्यूचर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बी का इस्तेमाल कॉन्टिन्यूअस में एज हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए बी का फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूअस के लिए। कॉन्टिन्यूअस का मतलब कोई काम जारी है, बोलते वक्त, देखते वक्त और सुनते वक्त, प्रेजेंट में कोई काम जारी है, ऑनगोइंग है, कॉन्टिन्यूअस, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, ठीक। तो ये कॉन्टिन्यूअस जो है ना पास्ट में भी होता है। पास्ट में किसी निश्चित समय पर कोई काम जारी था, पास्ट में किसी सर्टेन पॉइंट पर कोई काम ऑनगोइंग था, कॉन्टिन्यूअस था, कॉन्टिन्यू था, उसको बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर में किसी एक निश्चित पॉइंट पर, ठीक है, आने वाले टाइम के किसी निश्चित पॉइंट पर हम जब बताना चाहते हैं कि आने वाले फ्यूचर में किसी एक निश्चित पॉइंट पर कोई काम, कोई एक्शन कॉन्टिन्यू रहेगा, तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं, उसको बोला जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस तीनों में होता है, जैसे इंडेफिनिट तीनों का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, उसी तरीके से ये भी होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक। तो कॉन्टिन्यूअस में हम लोग बी का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। देखिए बी पास्ट के लिए वॉज वर, प्रेजेंट के लिए इज एम आर, फ्यूचर के लिए विल बी या नहीं तो फिर शैल बी का इस्तेमाल करते हैं।
मैं बार बार बोल रहा हूं कि सब्जेक्ट के बाद जो आने वाला वर्ब होता है, चाहे वो मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब, वही टेंस बताता है आपको, वही टेंस बता देता है। ठीक, वही आपको टाइम बताता है, वही टेंस बताता है। अब ये जो है, जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा तो दो हेल्पिंग वर्ब है। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो ये, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो ये यूज करेंगे। जब दो हेल्पिंग और दो हेल्पिंग वर्ब हो और दो से अगर ज्यादा हेल्पिंग वर्ब होता है कहीं पर, समझ जाइए वहां पर सिंगुलर और प्लूरल का चक्कर है। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आने वाला वर्ब को भी सिंगुलर रखिएगा, सब्जेक्ट जब प्लूरल हो तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। यही इसका फंडा है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए ये सब्जेक्ट के हिसाब से ये होगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो ये, सब्जेक्ट अगर आई हो तो एम, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है ए आर का इस्तेमाल करते हैं। और विल और शैल से क्या पता चलता है कि फ्यूचर, और ये बी का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ये बी, ये हम अभी बात करेंगे। बी का ये 3 फॉर्म होता है, ये पास्ट के लिए है, ये प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए है। ठीक है ना। अब ये बी का फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब होता है कॉन्टिन्यूअस में। ये सब कॉन्टिन्यूअस टेंस में, टेंस जो होता है, टेंस में जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। लेकिन हम लोग जो पास्ट में, मैंने आपको एक वीडियो डाला सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में ये आपका मेन वर्ब का काम करता है। मैं एक लेता हूं वाक्य, राजेश जा रहा था, राजेश जा रहा था, जा रहा था, जा रहा है, राजेश फ्यूचर के लिए यहां पर जाता रहेगा, राजेश जाता रहेगा। देखिएगा, राजेश जा रहा था पास्ट, राजेश जा रहा है प्रेजेंट, राजेश जाता रहेगा। मैंने कल डिस्कस किया था कि वर्ब का 5 फॉर्म होता है। पहला वाला प्रेजेंट में, दूसरा वाला पास्ट में, तीसरा जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जिसमें वर्ब का पहला फॉर्म के साथ जो आईएनजी लगाते हैं उसको फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, या कई लोग उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, अभी जितना की जरूरत है उसको देखिए। तो राजेश जा रहा था, राजेश जा रहा है, राजेश जाता रहेगा। ये केवल जो है ना आपको टाइम बताता है। ये बता रहा है कि नहीं टाइम, ये क्या चीज का है, पास्ट का है, ये क्या है, प्रेजेंट का है, ये फ्यूचर का बता रहा है। यही आपको टेंस बताता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और इंग्लिश में इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो इंग्लिश में इसका फॉर्मेशन क्या होता है, इंग्लिश में इसका जो फॉर्मेशन होता है, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ये सारा हेल्पिंग वर्ब है, वाज, वर, इज, एम, आर, विल बी और शैल बी। अब एक होता है इसमें मेन वर्ब आएगा साथ में, और लास्ट में जो होता है उसको जो बोलते हैं अदर वर्ड, अदर वर्ड। अगर ये सब्जेक्ट के बाद वॉज वर आता है, वॉज वर का मतलब क्या, था, थे, थी। सब्जेक्ट के बाद अगर ये आता है वॉज वर, तो वॉज और वर्क का ये पास्ट इंडिकेट करता है, वॉज वर। जैसे हिंदी वाक्य के आखिरी में था, थे, थी होता है ना, तो उससे क्या पता चलता, पास्ट। तो इंग्लिश में क्या ऐसा चीज है कि पास्ट को बताएगा, पास्ट बताएगा, पास्ट, तो ये आपको बताता है। वॉज वर का मतलब ही होता है पास्ट, इज, एम, आर का मतलब ही होता है प्रेजेंट, विल बी और शैल बी का मतलब होता है फ्यूचर। ठीक है ना।
और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है। और जब कोई काम जब जारी होता है, कोई भी एक्शन हम जारी होने की बात करते हैं, तो जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब, उसी मेन वर्ब में हम आईएनजी लगा देते हैं। चाहे वो पास्ट का वाक्य हो या प्रेजेंट का वाक्य हो या फ्यूचर का वाक्य हो। अगर कोई भी एक्शन किसी सर्टेन टाइम पर, निश्चित समय पर कोई काम ऑनगोइंग था, ऑनगोइंग है या ऑनगोइंग रहेगा, तो हम मेन वर्ब जो होता है बेस फॉर्म, बेस फॉर्म जो होता है, बेस फॉर्म का मतलब वर्ब का पहला फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं। तो वो कॉन्टिन्यूअस बताता, वर्ब का बेस फॉर्म यानी वर्ब का जो मेन वर्ब होता है, बेस फॉर्म में, बेस फॉर्म का मतलब वर्ब का पहला फॉर्म में जब हम आईएनजी लगाते हैं तो वो कॉन्टिन्यूअस बताता है, किसी भी काम को जारी होने का बताता है। और कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वो बी का फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट के लिए वाज वर और इज एम आर, प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर कुछ नहीं करेंगे हम। राजेश जा रहा था, तो यहां पर कुछ नहीं हमें चेंज करना, बस केवल हेल्पिंग वर्ब आप चेंज कीजिए। सब्जेक्ट के बाद जो आने वाला वर्ब होता है वही टेंस, वही टाइम बताता है। सब्जेक्ट के बाद आने वाला जो वर्ब है, जो वर्ब होता है, चाहे वो मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद कभी मेन वर्ब होगा, कभी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा। सब्जेक्ट के बाद ही आने वाला जो वर्ब होता है वही आपको टेंस बताता है, वही टेंस बताता है। तो ये क्या बता रहा है आपको, पास्ट का है, और ये क्या बता रहा है आपको कि जारी है। अगर यहां पर पास्ट का हेल्पिंग वर्ब रखते हैं तो पास्ट में ये वाला काम जारी था। अगर यहां पर ये प्रेजेंट ये वाला रखते हैं इज एम आर, तो ये वाला काम प्रेजेंट में यानी वर्तमान में जारी है। अगर यहां पर ये फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, ये वाला अगर यहां पर आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, यहां पर फ्यूचर वाला आता है, तो इसका मतलब ये वाला काम फ्यूचर में, ये वाला काम फ्यूचर में किसी निश्चित समय पर, फ्यूचर में किसी सर्टेन पॉइंट पर काम जारी रहेगा। ठीक है। अब उसके बाद आता है परफेक्ट। As I have already discussed that in perfect we use have form। परफेक्ट टेंस में हम लोग हमेशा और हमेशा हैव फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट हो तो प्रेजेंट मतलब सब्जेक्ट के बाद पहला फॉर्म आएगा, तभी तो पता चलेगा कि वो ये प्रेजेंट है। और ये परफेक्ट में, परफेक्ट का चाहे पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट का किसी भी तरह का सेंटेंस हो इंग्लिश में, आप वहां पर हैव का इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए यहां पर सब्जेक्ट प्लस, यहां पर आप अगर हैव रखते हैं तो ये प्रेजेंट बताएगा, और यहां पर अगर आप हैड रखते हैं तो ये पास्ट बताता है, और यहां पर विल है। फिर उसके बाद ये तीसरा फॉर्म आता है परफेक्ट। सब्जेक्ट हैव, हैड और विल है। हैव क्या है, पहला फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। हैव ये बेस फॉर्म है, हैव बेस फॉर्म है, और बेस फॉर्म क्या बताता है, बेस फॉर्म जो है प्रेजेंट बताता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो तीसरा वाला फॉर्म जो है ना, ये तो एक्शन वर्ड है। तीसरा वाला फॉर्म एक्शन वर्ड है जो परफेक्ट में, परफेक्ट टेंस में हम पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं, जिसको वर्ब का तीसरा फॉर्म भी बोला जाता है। परफेक्ट टेंस में जो एक्शन वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, परफेक्ट टेंस में जो एक्शन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का क्रिया का तीसरा रूप, जिसको हम V3 बोलते हैं परफेक्ट टेंस में। तो हमें कैसा पता चलेगा, पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, हम एक्शन वर्ड तीसरा फॉर्म में ही लिखेंगे।
तो कैसे पता चलेगा कि पास्ट का परफेक्ट है, कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट का परफेक्ट है, या कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर का परफेक्ट है? ये हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा। तो हेल्पिंग वर्ब ये है आपका। तो हेल्पिंग वर्ब हैव पहला फॉर्म, और पहला फॉर्म क्या बताता है? प्रेजेंट। हैव का दूसरा फॉर्म है, दूसरा फॉर्म क्या बताता है? पास्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। विल क्या बताता है? विल फ्यूचर बताएगा। और हैव क्या बताता है? परफेक्ट बताता है। तो फ्यूचर परफेक्ट। बहुत आसान है, इजी। दिस इज सो इजी, दिस इज सो इजी इफ यू स्टडी इन डीप। ऊपर ऊपर अगर आप जाते हैं ना, पढ़ते हैं कोई भी चीज, तो फिर वो यूजलेस है। और मेरे को अगर आप बोलिएगा ना कि किसी भी टॉपिक पर 5-10 मिनट में कोई टॉपिक खत्म कर दीजिए इंग्लिश का, आई अपोलोजाइज फ्रॉम यू पीपल, इंग्लिश लर्नर्स, दैट इज नॉट पॉसिबल बाय मी। एंड आई प्रॉमिस एंड आई गिव यू गारंटी कि कोई भी इंग्लिश ट्रेनर 5-10 मिनट के वीडियो में किसी भी टॉपिक को क्लियर नहीं कर सकता, क्लैरिटी नहीं दे सकता, आपके कंफ्यूजन को दूर नहीं कर सकता है। हम इसकी गारंटी देते हैं। और जितने भी इंग्लिश ट्रेनर हैं, अगर आप जो अच्छे इंग्लिश ट्रेनर हैं, उनका पहचान यही है कि कभी भी वो शॉर्टकट वीडियो आपको नहीं देंगे, कभी भी कोई भी टॉपिक को वो शॉर्टकट में आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। वो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है ही नहीं। वो मैं भी कर सकता था। अब हम आते हैं परफेक्ट। ओके, अब हम आगे देखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट में मैंने क्या बोला? परफेक्ट में हैव का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? हैव परफेक्ट है तो ये वाला हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब परफेक्ट के बाद कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस में कौन सा फॉर्म यूज इस्तेमाल करते हैं? बी का इस्तेमाल। तो यहां पर तो परफेक्ट है ना, तो बी का इस्तेमाल तो हम तब करेंगे, बी का इस्तेमाल हम कब करेंगे? तो ये तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ये कॉन्टिन्यूअस में हम क्या यूज करते हैं? बी। लेकिन यहां पर परफेक्ट है ना, तो परफेक्ट में सॉरी, आई एम सो सॉरी, परफेक्ट में आई एम सो सॉरी, ठीक है, माफ कीजिएगा। कॉन्टिन्यूअस में बी का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और बी का इस्तेमाल हम परफेक्ट में करते हैं। तो पहला फॉर्म तो इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि पहला वाला प्रेजेंट में करते हैं, दूसरा वाला पास्ट में। तो बी का तीसरा फॉर्म क्या होता है? परफेक्ट। तो बी का तीसरा फॉर्म क्या होता है? परफेक्ट। और परफेक्ट में किसको इस्तेमाल करते हैं? परफेक्ट में कौन सा फॉर्म का इस्तेमाल क्या होता है? तीसरा। तो बी का कौन सा फॉर्म होता है? बीन। बी का कौन सा फॉर्म होता है? बीन। बी का तीसरा फॉर्म बीन। तो ये हो गया आपका परफेक्ट। और यहां पर ये कॉन्टिन्यूअस बी का फॉर्म बता रहा है, बी का फॉर्म परफेक्ट है इसलिए यहां पर तीसरा फॉर्म। और यहां पर मेन वर्ब तो होगा कोई ना, मेन वर्ब कोई होना चाहिए कि नहीं? मेन वर्ब होगा, तो मेन वर्ब जो भी होगा यहां पर, उसके बाद जो भी एक्शन होगा उसको फोर्थ फॉर्म या वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए। ये आपको हुआ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको जानिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट में हमेशा हैव का इस्तेमाल करेंगे और कॉन्टिन्यूअस में कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? बी। तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो परफेक्ट में कौन सा फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है? वर्ब का तीसरा। तो बी का तीसरा फॉर्म क्या होता है? बीन। इसलिए यहां पर बीन है। और जब कोई एक्शन वर्ड होगा, जो भी एक्शन वर्ड होगा, बी के बाद बी का फोर्थ फॉर्म या बेस फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए, वो आपका मेन वर्ब होगा। और यहां पर आप सब्जेक्ट लगा दीजिए, हो गया। और क्या? यही आपका फॉर्मेशन है, यही आपके लिए सिस्टम है। तो मैंने आपको टेंस का अपने तरफ से पूरी कोशिश की है समझाने का, और मैं आशा करता हूं, आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। और पसंद आए तो इसे ज़रूर आप फॉरवर्ड कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स, अमंग योर कॉन्टैक्ट, राइट? प्लीज़ डू फॉरवर्ड इट so that
others can encash of it. ठीक है, तो मैं यहीं पर अब क्लास को एंड करता हूँ. That's it for today. Now I'll meet with you in the next video. Bye bye.